आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में इस साल चुनाव हैं आपके आने वाले समय में। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। क्या विपक्षी दलों की आपत्ति और विशेषज्ञों की चिंता क्या है, उस पर बात करते हैं। चुनाव आयोग के विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण पर बिहार की विपक्षी पार्टियों ही सवाल नहीं उठा रही हैं, बल्कि आम लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल, तरह की आशंकाएं हैं। कोसी नदी के किनारे बसे खोकनाहा गांव की बाढ़ की वजह से भूगोल बदलता रहता है। प्रियंका इसी गांव में रहती हैं, उनके पति पंजाब में मजदूरी करते हैं। घर पर 2 बच्चे हैं, उनके बूढ़े सास ससुर और मवेशी है। प्रियंका SIR में लगने वाले दस्तावेजों के बारे में कहती हैं कि सारा कागजात तो पिछले बाढ़ में बह गया, सरकार अब कौन सा कागज खोजती है। वह कहती हैं कि अभी पानी आ गया और हम बाल बच्चा छोड़कर कागज का इंतजाम करें। और पिछले महीने 24 जून को निर्वाचन आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का निर्देश दिया था और यह 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना है। निर्वाचन आयोग ने पहले सभी मतदाताओं के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करना जरूरी किया था, लेकिन बाद में सभी में कुछ बदलाव भी किए हैं। और खोन खोकनाहा से तकरीबन 250 किलोमीटर पटना के दानापुर स्टेशन से सटी लखनी बिगहा मुसहरी है और यहाँ आप देखिए मुसहर समुदाय के लोग रहते हैं। लालजीत कुमार इनके विकास मित्र हैं। उन पर सरकारी योजनाएं मुसहरी में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। लालजी कहते हैं कि माझी मुसहर लोग अशिक्षित हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आधार कार्ड तक नहीं है, वो लोग वोट क्या करेंगे। बिहार साल दर साल बाढ़ झेलने और काम की तलाश में पलायन करती आबादी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। विकास के कई मापदंडों ने में काफी निचले स्तर पर आने वाली इस राज्य के लोग अब इस नए फैसले के बाद परेशानी का सामना कर रहे हैं। आजकल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लगातार चल रही मीटिंग्स और मतदाताओं के अपने डॉक्यूमेंट्स तलाशने की कवायद इसकी गवाही देते हैं। SIR पॉलिटिकल सिटीजनशिप, याद देखिए बिहार में इस साल कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता जनक राम का कहना है कि विपक्ष बांग्लादेश और रोहिंग्या की राजनीति करना चाहता है। बिहार की जनता अब उनके झांसे में नहीं आएगी। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच इस आरोप प्रत्यारोप से इतर समाज विज्ञानी भी बिहार जैसे चुनौतीपूर्ण राज्य के लिए एक्सरसाइज की टाइमिंग को गलत मानते हैं। माइग्रेशन वर्कर एंड फंडामेंटल फ्रीडम सहित कई किताबों के लेखक व समाजशास्त्री पुष्पेंद्र BBC से कहते हैं कि बिहार की एक बड़ी आबादी कई पॉलिटिकल सिटीजनशिप पर आफत है। वे कहते हैं सरकार एक तरह से NRC को बैकडोर से लागू करने की कोशिश कर रही है। सरकार के इस कदम से लोग खासतौर पर हाशिए की आबादी वोटिंग के अधिकार से वंचित होगी। उनका कहना है कि यह पलायन है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के कागज हर साल बाढ़ में बहते हैं। लोग शिक्षित नहीं है। एक केरल जैसी राज्य होता तो समझ में आता, लेकिन बिहार इसके लिए तैयार नहीं है। और विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेज, तो SIR 2 तरीके से होगा। पहला बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर एक प्री फील्ड फॉर्म गणना प्रपत्र मतदाता की जानकारी और दस्तावेज लेकर आ जाएंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर यह फॉर्म डाउनलोड करके उसे भर सकता है। यह प्री फील्ड फॉर्म का मतलब है कि वोटर के बारे में जानकारी पहले से ही फॉर्म में भरी होगी। BLO सिर्फ उनका वेरिफिकेशन करेगा, साथ ही अगर जरूरत होगी तो व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। प्री फील्ड फॉर्म का आधार इसी साल 7 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से घोषित की मतदाताओं को प्रकाशित अंतिम सूची है। 7 जनवरी को प्रकाशित हुई इस सूची के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,933 मतदाता हैं, जिनमें से 3,72,57,477 महिलाएं, 4,07,63,353 पुरुष और 2,104 थर्ड जेंडर है।
चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की, जिनमें से किसी एक दस्तावेज को गणना प्रपत्र के साथ लगाना होगा। कोई भी पहचान पत्र या केंद्र राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान आदेश 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या फिर पीएसयू की ओर से जारी किया गया कोई भी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या सब सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था की ओर से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी, एसटी और एसटी का जाति प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की फैमिली रजिस्टर, सरकार की ओर से जारी घर या जमीन का प्रमाण पत्र। एनआरसी बिहार में लागू नहीं। ये जन्म प्रमाण पत्र, आवास, शिक्षा के बदहाल आंकड़े। तो आप देखते हैं कि गौरतलब है कि आधार कार्ड को एसआईआर के लिए जरूरी दस्तावेज में मान्यता नहीं मिली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से जुड़े राजीव कुमार कहते हैं कि हम लोग इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने वाले हैं। उनका कहना है कि हम मानते हैं कि ये फैसला अलोकतांत्रिक है और बिहार की जमीनी परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं है। साल 2003 में एसआईआर में 1.5 साल लगे थे, अब की बार ये 1 माह में हो जाएगी। महादलित समुदाय के बीच अपनी जमीनी काम के लिए सुधा वर्गीज को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो इस पर कहते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति बिहार में महादलित के लोग गरीब हैं, उनके पास जमीन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, सरकार उनको वोटिंग के संवैधानिक अधिकार से कैसे बाहर कर सकती। दरअसल अगर बिहार को आंकड़ों में देखें तो ये देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। राज्य के भूगोल का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित रहता है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 21 दिन के भीतर जन्म का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 71.6% लोगों ने किया है। जन्म का रजिस्ट्रेशन 21 दिन के भीतर करने से यह निःशुल्क होता है। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बिहार सरकार के जातीय सर्वे के मुताबिक सामान्य वर्ग में 17.45, ओबीसी में 21.69, ईबीसी में 24.65, एससी में 24.31, एसटी में 24.52, अन्य जातियों में 18.32% लोगों ने सिर्फ पहली कक्षा से 5वीं तक की पढ़ाई की है। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 22.67% है। इसी तरह 9वीं और 10वीं की पढ़ाई का आंकड़ा देखें तो बिहार में 15% से भी कम लोगों ने मैट्रिक पास की है, क्योंकि शिक्षा में बहुत बुरी स्थिति है। इसी तरह ग्रेजुएट सिर्फ 6.11%, पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ 0.85% लोग हैं। वहीं आवासीय स्थिति के मोर्चे पर भी बिहार बदहाल है। आवासीय स्थिति को जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दस्तावेजों में घर या जमीन का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। सरकार के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 60% लोगों के पास ही पक्के मकान हैं। राज्य में 26.54% लोग टीन या खपरेल की छत के नीचे और 14.09% झोपड़ी में रहते हैं। वहीं 0.24% लोगों के पास घर ही नहीं है। साल 2024-25 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.5% था, जो राष्ट्रीय आबादी में राज्य के हिस्से से कम है। यानी बिहार में देश के अन्य भागों की तुलना में प्रति बैंक शाखा अधिक लोग हैं। और चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे उसकी जमीनी स्थिति साफ तौर पर बदहाल है। साथ ही इन आंकड़ों में भी सबसे बदतर स्थिति महादलितों की है। और बिहार में आप देखिए, बिहार को बर्बाद करने में सभी नेताओं का वहाँ हाल है, किसी भी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो। तभी तो आप देखिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए वहां से पलायन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं स्थिति। चुनाव आयोग मनमानी आसमानी बातें कर रहा है। ये हाशिए की आबादी के खिलाफ होने वाली हिंसा के विषय पर काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिमा पुरी कहती हैं कि हमारे लोग इतने ज्यादा असुरक्षित हैं, सरकार कागज मांग रही है। आप देखें, लड़कियां शौच के लिए जाती हैं, उनके साथ यौन हिंसा हो जाती है। वे कहती हैं उनको एससी एसटी के तहत डॉक्यूमेंट के अभाव में मुआवजा भी नहीं मिल पाता। हमारा समाज हाशिए पर है, चुनाव आयोग उससे आसमानी बातें कर रहा है। बिहार में इससे पहले जनवरी 2003 में एसआईआर हुआ। एसआईआर की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 2 बातें स्पष्ट की है। पहला तो है, जिन वोटरों का एसआईआर साल 2003 की प्रक्रिया में हो चुका है उनको किसी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इससे तकरीबन 60% मतदाता यानी कि 4.96 करोड़ को कोई दस्तावेज नहीं जमा करना होगा। और 30 जून को आयोग ने इस बात की घोषणा की है, साल 2003 के बाद शामिल हुए वोटर्स जिनके माता पिता के नाम साल 2003 में हुए एसआईआर के बाद मतदाता सूची में शामिल थे, उनको भी किसी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी तय किया गया कि अधिकतम 1200 वोटर्स पर एक बूथ होगा। एसआईआर करने के लिए 98,498 बूथ लेवल ऑफिसर की नियुक्ति की गई। इन बीएलओ की मदद के लिए राज्य में 2.5 लाख वॉलेंटियर काम करेंगे। ये विकास मित्र, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी, एनएसए, एनसीसी कैडेट आदि होंगे। एक बीएलओ पर सिर्फ एक भी बूथ की जिम्मेदारी होती है, यानी इस मामले में उन्हें अधिकतम 1200 वोटर तक ही 1 माह के भीतर पहुंचाना होगा। 21% मतदाता राज्य से बाहर। चुनाव आयोग ने साल 2022 में नॉलेज
एप्टीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे कराया था, इसके मुताबिक राज्य के 21% वोटर बाहर हैं। असल चुनौती दरअसल इन्हीं वोटर्स का परीक्षण करना है। बीबीसी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने कुछ स्थितियां रखी हैं। पहला तो यह है कि अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति कमाने आमतौर पर पुरुष के लिए बाहर गया तो वह वो वोटिंग के वक्त ही घर आएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में बीएलओ फिजिकल वेरिफिकेशन स्वयं करेंगे। वो चाहे तो मौजूद घर वालों का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे, यानी इस केस में बीएलओ सक्षम अधिकारी है। लेकिन अगर पूरा का पूरा परिवार पलायन कर गया, जैसे मखाना फोड़ी या ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग, इसके जवाब में अधिकारियों ने कहा कि स्थिति में बेलू परिवार के एक्सीडेंटेड डेड फैमिली बेहद परिवार से संपर्क करेगा, वोटर्स का मिलान करेगा। हालांकि जमीनी स्तर पर जवाब कमजोर नजर आता है। दरभंगा से बड़े पैमाने पर मखाना फोड़ी देश भर में परिवार के साथ पलायन करते हैं। मखाना फोड़ी का मतलब है मखाना को भूनने और छिलके से अलग करने की प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर पंपिंग कहा जाता है। यह काम करने वाले व्यक्ति को मखाना फोड़ी या फिर मखाना फोड़ने वाला कहा जाता है। दरभंगा के स्थानीय पत्रकार शशि मोहन कहते हैं कि जब लोग मखाना फोड़ने के लिए जाते हैं तो पूरा का पूरा टोला खाली हो जाता है। लोग अपने साथ ट्यूशन टीचर तक को ले जाते हैं ताकि बच्चों की कुछ पढ़ाई भी होती है। ऐसे में बीएलओ को कौन मिलेगा? दूसरी स्थिति उन दूसरे राज्यों की महिलाओं की है जिनकी शादी बिहार में हुई। इस स्थिति में उनके पास चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए जरूरी दस्तावेजों में से एक दस्तावेज होना चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होने पर ऐसा क्या ईआरओ जांच करेगा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्राध्यापक पुष्पेंद्र कहते हैं कि जो बच्चे अनाथ हैं, ट्रैफिकिंग की शिकार लड़कियां, एकल लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वो क्या करेंगे? ये तो हमें व्यापक मताधिकार मिला, उसका उल्लंघन है। पहले आयोग कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, अब आयोग मतदाताओं को खुद को पॉलिटिकल नागरिक साबित करने को कह रहा है। और उनका कहना है कि बहुत सारी शंकाएं मन में लाता है, जिससे में से एक ये भी है कि आप महागठबंधन के दलित अल्पसंख्यक वोटर्स को बाहर करके एनडीए को जीत दिलाना चाहते हैं। कोसी के इलाके में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र यादव कहते हैं कि रोपनी का मौसम है, घर का पुरुष पंजाब जाएगा, पिछले उसके बूढ़े लोग पत्नी रह जाती है, वो कैसे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे? चुनाव आयोग की ओर से जारी समय सारणी के मुताबिक ऐसा आईआर के बाद 1 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर दावा आपत्ति का 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हो सकेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। लेकिन जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनका क्या होगा? चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्टोरल रीजनल ऑफिसर फिजिकल वेरीफाई करेगा, उचित निर्णय लेगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि जिन राज्यों में वोटिंग प्रतिशत बामुश्किल 60% का आंकड़ा छूता है, वहाँ कितने लोग दावा और आपत्ति करेंगे? ऐसा कह पाने की स्थिति में होंगे, कर पाने की स्थिति में। और हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी तो बड़ा बुरा है, जागरूकता भी तो कम है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, बाकी क्या होता है ये तो देखते हैं आगे चल के। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। धन्यवाद।